जय हिंद पेंशनर बंधु, कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप पेंशनर हो तो आपकी पेंशन सुचारू रूप से आ रही होगी, या अगर आप सर्विस में हैं, पेंशनर बनने वाले हैं, तो दोनों के लिए यह वीडियो बड़ा ही उपयोगी साबित होने वाला है। मुझे उम्मीद है मैं आगे की बात करूं इससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल लिविंग हैप्पीली को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और ये मेरा वादा है कि आपको आपके समय का 4 गुना कीमत आप यहां से लेकर जाएंगे। इस वीडियो में प्रमुखतः मैं यह सब बिंदु को कवर करूंगा कि एक पेंशन भोगी के पात्रता क्या क्या होती है, यानी कि उनके कौन कौन से इंटाइटलमेंट्स हैं जो कि उनके पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी के द्वारा दिए जाते हैं, और कौन कौन से सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं जो कि पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी के द्वारा दी जाती है। तो मूलतः इन्हीं दो बिंदुओं पर हमारा यह वीडियो आगे की ओर बढ़ेगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम यही बात कर लें कि पेंशन का अर्थ क्या होता है। तो अगर आप पेंशन भोगी होंगे तो आप पहले से जान ही रहे होंगे, और अगर आप पेंशनर बने नहीं हैं, अभी सर्विस में ही हैं, कुछ ही समय के बाद बनने वाले हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो पेंशन की पात्रता कम से कम 10 साल पेंशन रूल के तहत सर्विस होना चाहिए। 10 साल मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस, मिनिमम एलिजिबिलिटी पीरियड जो है वह 10 साल रखा गया। और फैमिली पेंशन के केस में, यानी कि विडो के एलिजिबिलिटी के लिए, या जो भी उनके स्पाउज हैं, उनके डेथ के 1 साल के बाद वो भी एलिजिबल हो जाते हैं फैमिली पेंशनर के, और 1 साल से पहले भी हो जाएंगे जब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उनका मेडिकल कराया गया है, यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट लिया गया था ज्वाइनिंग के टाइम, तब 1 साल से पहले भी मृत्यु होने पर फैमिली पेंशनर का इंटाइटलमेंट हो जाता है। तो यह तो बड़ा ही बुनियादी बात है। अब मैं थोड़ा सा आगे बता रहा हूं कि 1 जनवरी 2006 से पेंशन का जो कैलकुलेशन होता है वो किस प्रकार होता है। इसको बोलते हैं इमोलमेंट। इमोलमेंट का मतलब यह होता है कि लास्ट बेसिक पे आपका क्या रहा है उसी को आधार मान के, और फिर दूसरा होता है एवरेज एमोलमेंट, यानी कि पिछले 10 महीने का जो आपका बेसिक पे आप ड्रा करते रहे हैं यह निकलता है। अब 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया लास्ट बेसिक पे और दूसरा आ गया प्रीवियस 10 इमोलमेंट्स, 10 बेसिक सैलरी। अब इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है, जो भी आपके लिए बेनिफिटेबल होगा, इसी को पेंशन के लिए कंसीडर किया जाएगा, और उसी का 50% ऑफ द इमोलमेंट कहलाता है आपका पेंशन। तो आज के समय में केंद्रीय सरकार के लिए मिनिमम पेंशन जो है 9,000 पर मंथ है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग हैं, जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट के 8,500 हैं। तो मिनिमम पेंशन लिमिट जो है 50% ही है, और मैक्सिमम जो है अभी 1,25,000 मैक्सिमम है, जो कि 50%, और मैक्सिमम आपका कैपिंग आ जाएगा। 1.25 लाख से ज़्यादा किसी का पेंशन अभी भारत में नहीं हो सकता। यह पेंशन डेट का उस दिन तक आपको पेंशन मिलेगा, मरने के दिन तक का। अब अगला जो एलिमेंट आता है पेंशनर को जानना चाहिए वह है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन के बारे में कई लोगों को दुविधाएं होती हैं, भ्रांतियां होती हैं। तो सबसे पहला तो यही बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अभी प्रेजेंट नियम है, इसमें वो 40% तक का कम्यूटेट वैल्यू करवा सकते हैं, लमसम पेमेंट उठा सकते हैं, अपने बेसिक पेंशन के 40% को उठा सकते हैं। इसमें अगर 1 साल तक यह ऑप्शन देते हैं तो किसी भी प्रकार की मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद अगर देते हैं तो उनको मेडिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। अब यह लमसम पेमेंट जो मिल रहा है, कम्यूटेशन टेबल होते हैं, यहाँ मैं विस्तार में नहीं बताऊंगा, उस टेबल के तहत आपको मिलता है, जिसे कि CBP भी कहते हैं, जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन कहलाता है। अब इसकी अगर फार्मूला कहा जाए तो यह होते हैं 40% मल्टीप्लाइड बाई कम्यूटेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई 12। तो यह आपका हो जाएगा कितना अमाउंट आपको मिलना है। और ये कम्यूटेशन फैक्टर जो होता है यह होता है रेफरेंस ऑफ एज का, कब आपका नेक्स्ट बर्थडे आ रहा है, और डेट वह जिस पर कम्यूटेशन एब्सोल्यूट बन रहा है,
ये न्यू टेबल के द्वारा जो CCS टेबल कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ये रूल 1981 के द्वारा रेगुलेट होते हैं। तो यह तो कम्यूटेशन हो गया कि आपको अगर मैं बड़ा ही साधारण तरीके से समझाऊं तो कम्यूटेशन वह वैल्यू है जो कि आपके एडवांस में ही, यह है एक तरह का लोन ही है, और जिसके EMI को आप महीने महीने तक देंगे, 15 साल तक आपको कंटिन्यू देते रहना है। 15 साल, यानी कि जो कम्यूटेशन रीस्टोरेशन डेट है वह आफ्टर 15 ईयर्स, नोट फ्रॉम रिटायरमेंट, बट ये काउंट होता है द फर्स्ट पेमेंट वाज मेड। अब कब मिला, हो सकता है आपको पेंशन स्टार्ट हुआ 2 महीने के बाद, साल के बाद, 6 महीने के बाद, या हो सकता है कई का रिटायर होते हैं और 2 दिन के बाद भी मिल जाता है। तो जो फर्स्ट क्रेडिट डेट है, क्रेडिट डेट प्लस 15 ईयर्स, आप ये भ्रांति में मत रहिएगा कि रिटायरमेंट प्लस 15, तो ये बड़ा ही अहम मुद्दा है जो आप लोग को अवश्य ही याद रखना चाहिए। अगला आता है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। यह पेबल होते हैं सारे रिटायरिंग गवर्नमेंट के लिए। अब इसकी चूंकि मैं पात्रता की बात कर रहा हूँ, एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए आपको कम से कम 5 साल की क्वालिफाइंग सर्विस की ज़रूरत होगी, तब यह लमसम मिलेगा। अब यह बता दूं कि ग्रेच्युटी कैलकुलेट कैसे होता है। तो यह 1/4 ऑफ ए मंथ बेसिक प्लस DA मिलेगा। ये कितने मिलेंगे, तो हर 6 महीने के स्पेल के लिए, यानी कि अगर 1 साल में कह लें तो 1 साल में 15 डेज का जो बेसिक पे है आपका, और उसके जो DA होते हैं, यही दोनों वैल्यू अब जितने साल आपने किया है इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 डेज के बेसिक और DA से। ये कौन सा बेसिक होगा, तो जो आपका पेंशन के लिए कंसीडर किया गया है, यानी कि लास्ट बेसिक सैलरी इमोलमेंट से। अब इसके भी कैपिंग है, यह 16.5 मंथ तक का ही होगा, यानी कि 33 ईयर्स ही मैक्सिमम ग्रेच्युटी के लिए लिए जाते हैं। चाहे आपका बेसिक कितना भी हो, चाहे आपका लेंथ ऑफ सर्विस 40 भी हो, 33 ईयर्स ही होगा। एक कैपिंग तो 33 ईयर्स याद रख लीजिए। दूसरा कैपिंग है जो पहले 10 लाख था, अब 20 लाख तक हो गया है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी आपका ग्रेच्युटी 20 लाख ही होगा। तो यह तो हो गया सर्विस ग्रेच्युटी, यानी कि आप रिटायर होके जा रहे हैं सक्सेसफुली, तब आपको सर्विस। दूसरा ग्रेच्युटी होता है डेथ ग्रेच्युटी। डेथ ग्रेच्युटी अक्सर उनके फैमिली को या नॉमिनी को, नेक्स्ट ऑफ किन को दिया जाता है जब वो डेथ इन हार्नेस, यानी कि सर्विस काल में ही, सेवा काल में ही उनकी मृत्यु हो गई है। तो उसका दर कुछ अलग तरीके से होता है। अगर उनकी मृत्यु 2 साल के अंदर ही हो, यानी कि 1 साल के अंदर ही अगर हो गया, तो ट्वाइस डबल ऑफ द बेसिक पे उनको मिलेगा। और अगर 1 साल या 5 साल के बीच हुआ है तो उनको 6 टाइम्स ऑफ बेसिक पे दिया जाएगा। और 5 साल से 11 साल तक सर्विस करके अगर उनकी एक्सपायरी हुई है तो 12 टाइम्स ऑफ बेसिक दिया जाएगा। और इसी प्रकार अगर 11 ईयर्स से 20 ईयर्स के बीच हुई है तो 20 टाइम्स ऑफ द बेसिक पे उनको डेथ ग्रेच्युटी मिलता है। और 20 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो गए हैं तो हाफ ऑफ इमोलमेंट, जो कि एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ्स पीरियड के लिए है। और यहाँ भी कैपिंग फिर 33 ईयर्स का आ जाएगा। यहाँ भी कैपिंग लगता है 20 लाख का आता है, जो कि 1 जनवरी 2016 से यह रूल आया है, तब से यह लागू हो रहा है। दूसरा होता है सर्विस ग्रेच्युटी। सर्विस ग्रेच्युटी क्या है, तो यह 10 साल जो सर्विस कर लेंगे उनको सर्विस ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबिलिटी हो जाता है। कई लोग होते हैं जो 10 साल, मैंने बताया कि पेंशन स्टार्ट करने के लिए, लेकिन कुछ लोग 10 साल से पहले ही चले गए, तब भी उनको यह सर्विस ग्रेच्युटी मिलेगा उसके हिसाब से। उसका क्या हिसाब है, तो यह जो एडमिजिबल अमाउंट है, हाफ मंथ का बेसिक पे और उस पर DA मिलेगा हर 6 महीने के हिसाब से। यानी कि 1 साल के लिए 1 महीने का ग्रेच्युटी मिलेगा अगर वो 10 से पहले चले गए, ये लमसम उनको मिल जाएगा। इसके साथ ही जब हम रिटायर होते हैं तो हमें लीव इनकैशमेंट भी मिलता है, जो कि आप जानते होंगे CCS लीव रूल है।
तो ये मैक्सिमम अभी 300 डेज तक का आप इनकैशमेंट ऑफ लीव ले सकते हैं, जो कि आपके लास्ट बेसिक डीए ये सब कैलकुलेट करके आपको दे दिया जाता है, जो कि पेंशन का हिस्सा नहीं कहलाता है। यह आपको डायरेक्ट ही उस डिपार्टमेंट के द्वारा ही आपके उस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके साथ ही अलग अलग गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना कुछ न कुछ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होते हैं जिसके आप सब्सक्राइबर होते हैं, और उसके जो सर्वाइवल बेनिफिट है ये भी आपको दिया जाता है। इसके साथ ही अगर डेथ इन हार्नेस हो गया तो जिस अमाउंट के लिए सब्सक्राइब किया जा रहा था तो यह इंश्योर्ड अमाउंट भी उनको, नॉमिनी को मिलेगा। इसके साथ ही एक और भी क्लाउज आता है, उसको बोलते हैं एनडीसी, यानी कि नो डिमांड सर्टिफिकेट। कई लोगों को क्वार्टर होल्ड करते हैं, उसे बोलते हैं लाइसेंस फी। अपने सर्विस छोड़ दिए उसके बाद भी वही क्वार्टर में रह रहे हैं, उनको ग्रिप में रखने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह से बनाया है, एनडीसी देता है। जब एनडीसी मिलेगा तो इसके लिए 10% ऑफ द ग्रेच्युटी वैल्यू होल्ड कर दिया जाता है, जो कि 6 मंथ्स के बाद दिए जाते हैं। जब वो डिपार्टमेंट में एनडीसी देंगे तब वो पीडीए को लेटर देते हैं कि नाउ यू रिलीज इट। अदरवाइज अगर 6 महीने के अंदर नहीं देते हैं तो पीडीए ऑटोमेटिक रिलीज कर देगी, और उससे पहले दे देते हैं तो ले जाके पीडीए में देते हैं, बैंक को देते हैं और वो रिलीज कर देता। तो इस तरह से ये सब हुआ। इसके साथ ही जनरल प्रोविडेंट फंड होते हैं, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि जो भी अमाउंट आप प्रोविडेंट फंड में जमा किए हैं इसका फाइनल सेटलमेंट करके आपको दे दिया जाएगा। तो ये सब अभी तक मैं बुनियादी बात जो कर रहा था ये आपकी अधिकार की, इंटाइटलमेंट की, पात्रता की बात किया जा रहा था, जो कि प्रमुखतः पीएसए, पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी के द्वारा जो दिए गए हैं। अब मैं बात करता हूं पीडीए के द्वारा क्या क्या फैसिलिटी दिया जा रहा है, क्योंकि पीडीए का रोल फैसिलिटेशन है, आपको क्रेडिट देने का एक फैसिलिटी दे रहे हैं वो। तो ये क्या क्या आपको फैसिलिटी देंगे, उसके लिए आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आप पेंशनर बन चुके हैं तो आपको सबसे पहला यही काम है, जिस महीने भी पहला पेंशन क्रेडिट अगर हो चुका है ऊपर के सब बताए हुए के मुताबिक, आप जाकर ब्रांच में जहाँ कहीं से भी आप ले रहे हैं, चाहे आपके ब्रांच हो, पोस्ट ऑफिस हो, ट्रेजरी हो, डीपीडी हो, जहाँ भी हो, आप पेंशन स्लिप मांगिए। आप हर महीने पेंशन स्लिप लेने के लिए अधिकारी हैं, इंटाइटल्ड हैं, आपकी पात्रता बनती है। आप बाएं हाथ में अपना पीपीओ, ओरिजिनल पीपीओ या रिवीजन ऑर्डर पीपीओ जो भी है वो रखिए बाएं में, और दाएं में पेंशन स्लिप रखिए। इसके सारे पर्सनल डिटेल को आप मैच कीजिए, जिसमें आपका स्वयं का नाम हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस जो आप चाहते हैं। उसके बाद आप अपने स्पाउज का देख लीजिए उनका नाम शुद्ध है कि नहीं, जो आपने पीपीओ में दिया है आधार कार्ड पैन कार्ड से मैच हो रहा कि नहीं, उसके साथ ही आधार कार्ड पैन कार्ड उनका है, डेट ऑफ बर्थ सब मैच हो रहा कि नहीं। उसके बाद फाइनेंशियल डिटेल्स को देखिए कि आपके पीपीओ में जो भी नोटिफाइड है जितना अमाउंट वही अमाउंट है या कम है या ज़्यादा है। उसके बाद कम्यूटेशन देखिए कि कम्यूटेशन अगर पहला है तो कम्यूटेशन की पेमेंट की भी उसमें होगी, और कब खत्म होगा कम्यूटेशन, रीस्टोरेशन डेट भी उसमें लिखा रहता। इसके साथ ही फर्स्ट पेंशन स्लिप में आपके ग्रेच्युटी पेमेंट का भी डिटेल रहेगा। आप यह भी देख लीजिए कि पेंशन स्लिप में कितना ग्रेच्युटी पेमेंट हुआ है और पीपीओ में कितना है। तो यह सब काम आपके फर्स्ट पेंशन स्लिप में आपको अवश्य ही पेंशनर बनते ही टैली अवश्य कर लेना चाहिए। और अगर आपने फर्स्ट में नहीं किया कोई बात नहीं, यह अभी भी किया जा सकता है। जब भी रिटायर हुए उस महीने का पेंशन स्लिप अभी भी मांगा जा सकता है, स्टेटमेंट मांगा जा सकता है, कितना पेमेंट हुआ, कितना आपको चाहिए था, ये सब टैली है कि नहीं, यह आप एक जिम्मेवार पेंशनर के होने के नाते आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं बार बार पेंशन स्लिप, आप समझ ही पाए होंगे जो अभी तक पेंशन स्लिप का नाम नहीं सुने तो आप समझ गए हों कि पेंशन स्लिप वह एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जिसमें कि आपके पीपीओ के द्वारा जो भी डाटा इंटर किया गया उनके डाटाबेस में उसका एक मिरर व्यू है। तो अगर इमेज सही है यानी कि आपका पीपीओ से सही डाटा कैप्चर किया गया है पीडीए के द्वारा, तो आपका मिरर व्यू यानी कि पेंशन स्लिप में भी बिल्कुल सही आना चाहिए। तो आप यह सुनिश्चित कर लीजिए कि पेंशन स्लिप यानी कि इमेज और मिरर व्यू बिल्कुल दोनों रिप्लिका है।
अगर दोनों रिप्लिका है तो बिल्कुल सही है, कोई घबराने की बात नहीं है। और अगर कहीं भी कोई एरर लग रहा है, मिस्टेक लग रहा है, तो आप इमीडिएट अपने शाखा को, जहां से भी आप पेंशन ड्रा कर रहे हैं, उस शाखा के नोटिस में लाइए कि यह चीज़ डिफरेंस है, इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। अब विद इन ए मंथ हो आपको करेक्शन करके इन्फॉर्म करेंगे कि आपका करेक्शन हो गया, और अगला पेंशन स्लिप जो आएगा वो विथ करेक्शन आएगा। तो यह तो एक्शन आपको लेना। अब मैं बार बार पेंशन स्लिप की बात कर रहा हूं तो आप समझ रहे होंगे कि पेंशन स्लिप कहां से लिया जाए। तो पेंशन स्लिप कहां से लिया जाए, इसका बड़ा ही सरलतम तरीका है कि आप अपना ईमेल रजिस्टर कर दीजिए, अकाउंट के साथ भी और पेंशन अकाउंट के साथ भी। दोनों अलग अलग चीज़ है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आपका एसबी अकाउंट अलग है, जहां की पेंशन से कोई मतलब नहीं है, पेंशन सिर्फ क्रेडिट हो रहा, आपके सारे ट्रांजैक्शन, क्रेडिट डेबिट जो भी ट्रांजैक्शन, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, उसके हाउसकीपिंग के लिए वो एसबी अकाउंट है। उस एसबी अकाउंट का यूज किया जा रहा पेंशन अकाउंट के लिए, पेंशन अकाउंट को क्रेडिट कराने के लिए। तो दोनों जगह अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप सुनिश्चित कीजिए कि दोनों जगह आपके अपने एक्टिव मोबाइल नंबर का, जो रिसेंट एक्टिव है, उसे आप रजिस्टर कीजिए। ईमेल जिसे आप यूज कर पा रहे हैं करेंटली एक्टिव, इसे रजिस्टर कर ले दोनों जगह का। अब जब भी आप एसएमएस अलर्ट भी दे चुके हैं बैंक में, तो जिस दिन भी क्रेडिट होगा आपका एसएमएस आ जाएगा। इसके साथ ही उसी दिन, या कई बार होते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड ऑफ द मंथ में, नेक्स्ट मंथ में पेंशन स्लिप ईमेल में आ जाते हैं। तो आप वहाँ से प्रिंट ले लीजिए, या प्रिंट भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वृक्षों को बचाना चाहते हैं तो आप सॉफ्ट में ही देख लें कि आपका हर महीना सही आ रहा है कि नहीं। दूसरा जगह है, अगर आप नेट बैंकिंग यूज कर पा रहे होंगे, जो कि मैं उम्मीद करता हूं, मैंने कई वीडियो बनाया है नेट बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि नेट बैंकिंग से आप अपने ईज से ही सारे काम कर रहे हैं। तो अगर नेट बैंकिंग यूज कर पा रहे हैं तो वहां भी पेंशन स्लिप आप जनरेट करा सकते हैं। तीसरा जगह होता है कि पेंशन सेवा पोर्टल, अधिकतम जो पीडीए हैं वो अपने चलाते हैं, वहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए। वहाँ पर ना कि आपको पेंशन स्लिप मिलेगा, बजाय कि सारे ट्रांजैक्शन, हर तरह के जो भी आपको पेंशन से रिलेटेड है, जब से पेंशन स्टार्ट हुआ तब से आपके पेंशन स्लिप, कोई भी एरियर मिला है, कोई टीडीएस कटा है, सारी तमाम जानकारियाँ, आपके स्पाउस की डिटेल, सब कुछ वहाँ शुद्ध मिल जाते हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट के एजेंसी, जहां जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सीपीएओ से लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट के उनके पोर्टल चलते हैं, डिफेंस के पीसीडीए के हैं, सीजीडीए के पोर्टल हैं, इस तरह से अलग अलग जो पीएसए हैं ये भी पोर्टल प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ भी आप रजिस्टर करके आप अपना पेंशन पोर्टल और पेंशन की जानकारियाँ देख सकते हैं। और अंत में जब ये सब आप नहीं कर पा रहे, तब आप अपनी पेंशन पेइंग जो ब्रांच है उस शाखा को जाइए और वहाँ पर उनसे पेंशन स्लिप रिक्वेस्ट कीजिए, उस महीने का या पहला या जब भी चाहिए, और वहाँ जाकर आप सारे कुछ टैली कर लीजिए। तो यह तो सारी कहानी है पेंशन स्लिप के इर्द गिर्द। अब आप समझ ही पाए होंगे कि पेंशन स्लिप कितना महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि यहाँ न कि आपके पर्सनल डाटा, आपके फाइनेंशियल डाटा भी यहीं पर हैं। और कम्यूटेशन रीस्टोरेशन, जो कि 15 ईयर्स होंगे बाद, आपके फैमिली को कितना पेंशन इंटाइटल्ड होगा, उनका, अगर फैमिली पेंशन के केस की बात करूं तो उनका इन्हेंस रेट कब तक चलेगा, ऑर्डिनरी रेट कब तक चलेगा। कई फैमिली पेंशनर को यह मालूम ही नहीं होता, सडन जब इन्हेंस रेट से ऑर्डिनरी रेट आ जाता है उन्हें बड़ा शौक लग जाता है कि हमारा पेंशन इतना घट क्यों गया, उनका सारा बजट फेल होने लग जाता है। तो वो पेंशन स्लिप में देख लें, यह सब रिफ्लेक्टेड होते हैं। तो पेंशन स्लिप बड़ा ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। अब आगे बता दूं कि आपकी जो, चूंकि मैं फैसिलिटी की बात कर रहा हूं, तो आप इंटाइटल हैं जब कभी भी किसी प्रकार का एरियर क्रेडिट हो रहा है या किसी प्रकार का डेबिट किया गया है, कोई इरोनियस एंट्री हो गया, वो डेबिट किए हैं, उसके डिटेल आपको मिलना चाहिए। वो एरियर डिटेल्स हो सकते हैं जैसे वो आरओपी के थे, या कई तरह के सर्कुलर आते रहते हैं, 7CPC हो गए इस तरह से, या डीए की ही एरियर हो गई। तो ये सब की ब्रेकडाउन आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आप उस डिटेल को मांग सकते हैं, ताकि आपको जब टैक्स भरते हैं, टैक्स भरने के टाइम भी ज़रूरत पड़ेगा इस एरियर डिटेल का।
इसके साथ ही आप टीडीएस डिटेल जो कि आपको पीडीए देंगे, इसके साथ ही फॉर्म 10 या फॉर्म 16 भी जो चाहिए यह आपको बैंक में भी मिलेगा और सेवा पोर्टल से भी जनरेट कर सकते हैं। तो और इसके साथ ही मैं बता दूं कि आप जिस किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, आप जिस बैंक से ले रहे हैं, जिस पीडीए से ले रहे हैं, वहां जाकर पता कीजिए कि आप पैकेज सिस्टम हैं। ऑलमोस्ट सारे बैंक ने पैकेज सिस्टम रखा है, अलग अलग डिफेंस का पैकेज, पारामिलिट्री का पैकेज, रेलवे का पैकेज। उस पैकेज में आपको कई सुविधाएं मिलती हैं। तो आप यह भी सुनिश्चित कर लें कि हमारा जो एसबी अकाउंट है उस पैकेज अकाउंट के तहत है कि नहीं। दूसरा, अगर आपके डिपार्टमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस गवर्नमेंट, ये सब परमिट करती है जॉइंट अकाउंट होने के लिए, तो यहाँ आइदर और सर्वाइवर करके आपने बैंक में मैंडेट दिया है कि नहीं, यह भी चेक कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप कर लीजिए। कुछ गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, ये लोग सिंगल अकाउंट ही चाहते हैं। तो यह तो हो गई आपकी पेंशन की, जो कि पेंशन स्लिप के इर्द गिर्द है। अब मैं बात करता हूं कि जब तक पेंशनर हैं तब तक उनका दायित्व तो यह भी है कि अगर उनके डिमिस के कारण, जो कि क्या हो जाएगा, फैमिली पेंशनर को फ्लॉलेस, सुचारू रूप से, बड़े ही आसानी ढंग से उनका पेंशन प्रारंभ हो जाए। तो इसके लिए होमवर्क तो पीपीओ में ही उनका नाम नोटिफाई हो गया है या नहीं, यह आप सुनिश्चित कर लीजिए। अगर नहीं नोटिफाइड है तो आप नोटिफाई करवा लीजिए। आप रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू जो भी उनको डॉक्यूमेंट चाहिए वो कर लीजिए और पीएसए से नोटिफाई करवा लीजिए। सही नाम हो, और अगर पहले से नोटिफाइड है, जनरली दक्षिण भारत में यह पाया जाता है कि उनकी पत्नियों का नाम शादी के बाद बदल जाता है, क्योंकि पहले शादी से पहले उनके पिताजी और उनके ग्राम मायके का नाम होते हैं और शादी के बाद उनके पति का और पति के गांव का नाम आ जाता है। तो नाम में ड्रास्टिक चेंज हो जाते हैं दक्षिण भारत में। तो इस नाम को आप जरूर चेक कर लें कि आपके पीपीओ में क्या दर्ज है और आधार कार्ड पैन कार्ड में क्या है। ये तीनों सेम होना चाहिए। या तो आप पीपीओ चेंज करवा लें या आधार कार्ड पैन कार्ड चेंज करवा लें। तो यह पति की जिम्मेवारी है कि अपने जीते जी यह अलाइन करवा लें ताकि उन्हें पेंशन मिलने में कोई कठिनाई ना हो। तो सबसे पहला तो यही हुआ कि आप ये देख लीजिए। दूसरा, ज्वाइंट अकाउंट करवा लीजिए। ज्वाइंट अकाउंट में अपनी पत्नी को रखिए और ज्वाइंट अकाउंट में भी उनके सिफ को भी, जो कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल है, उसे भी केवाईसी करवा लीजिए ताकि उस समय जरूरत ना पड़े। यानी कि उस सिफ में भी आधार कार्ड पैन कार्ड देके उसे केवाईसी कंप्लाइंट अभी से ही करवा के रख लीजिए। तो यह तो हो गया एक तैयारी कि फैमिली पेंशनर को कैसे दिया जाए। अब यहाँ बात करता हूँ कि सेकेंडरी फैमिली पेंशन। अब सेकेंडरी फैमिली पेंशन क्या होता है? कई बार ऐसे होते हैं कि पेंशनर गुजर गए, अब उनके बाद उनके जो फैमिली पेंशनर थे, स्पाउस जो नॉमिनी थे, ये भी गुजर गए। तो अब क्या होगा, उनके घर में कैसे काम चलेगा? आजीविका अर्जन करने वाले कोई बचे नहीं। तो इसके लिए भारत सरकार ने और केंद्र सरकार ने और कई राज्य सरकारों ने भी इस तरह से प्रोविज़न किया है, प्रावधान बनाया है सेकेंडरी पेंशन के लिए, जिसके लिए एलिजिबल हैं अनमैरिड डॉटर। यानी कि अगर वो एक्सपायर हो गए हैं, जो कि कई जगह हैं, डिफेंस में भी हैं, स्टेट में भी हैं, सेंटर में भी हैं, तब उनके दोनों एक्सपायर हो गए, यानी कि पेंशनर भी और फैमिली पेंशनर भी, तब अनमैरिड डॉटर को मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक कि वो अनमैरिड रहें तब तक उन्हें मिलता रहेगा। दूसरा है डाइवोर्स डॉटर को मिलेगा। कब तक मिलेगा? तो जब तक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन का जो रिपोर्ट है वह देना है उनको, कि अभी जो चल रहा है 9,000 प्लस डीए, उससे कम जब तक रहेगा तो डाइवोर्स डॉटर को भी मिलते रहेगा। तीसरा है विडो डॉटर को भी मिलते रहेगा। उसमें क्या कंडीशन है? तो फाइनेंशियल कंडीशन रिपोर्ट देना, सर्टिफिकेट देना। कहाँ से यह मिलता है? तो यह रेवेन्यू अथॉरिटी देती है कि विडो डॉटर का और कोई सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है और वह 9,000 प्लस डीए से लेस होना चाहिए। इसके साथ ही चौथा जो सेकेंडरी पेंशनर के लिए एलिजिबल है वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है। अब इनकी पार्ट 2 ऑर्डर में एंट्री अवश्य होना चाहिए, यानी कि सीट्रॉल में होना चाहिए। और अभी जितने भी पीपीओ आ रहे हैं उसमें उनके संतान का, सारे संतान का नाम, आधार नंबर, एज और उनकी जो प्रेजेंट मेडिकल कंडीशन है, डिसेबिलिटी, ये सब भी मेंशन रहते हैं। पर
होता क्या है, जब दोनों एक्सपायर हो गए तब उनका पेंशन इस पीपीओ मात्र से, उनका नाम होने से भी नहीं होगा। जब आप उस पीपीओ को गौर से पढ़ेंगे तब पता रहता, लिखा रहता है कि इनका पेंशन एलिजिबल तब होगा जब इनके नाम से सेपरेट पीपीओ जनरेट कराना है, सैंक्शन करवाना है। अब यह काम बड़ा ही मुश्किल लगता है, जिस पर कि गवर्नमेंट को और डिपार्टमेंट को विचार करना है। कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, अब उनके पिता नहीं रहे, माता नहीं रहे, संजोग से कोई भाई बहन भी नहीं है, वो तो खुद कर नहीं सकते, मेंटली रिटार्डेड हैं या ऐसा कंडीशन आप एज्यूम कर लीजिए। अब उनका पीपीओ कौन नोटिफाई कराएगा, ये बड़ा ही मुश्किल होता। तो ऐसे कंडीशन के लिए जब तक कि गवर्नमेंट कोई स्कीम न ला दे तब तक उन पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को ही उस दिव्यांग संतान के लिए ऐसा कुछ करके जाना पड़ेगा, किसी आदमी को यह बता के जाना पड़ेगा जो कि उनसे भी कम उम्र के हैं, काफ़ी कम उम्र के, कि ये सब प्रावधान है, कहाँ अप्रोच करना है। तो कहाँ अप्रोच करना, उनके हेड ऑफिस को, रिकॉर्ड ऑफिस को अप्रोच करना है। वो ये सब डॉक्यूमेंट मांगेंगे, वो सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और फिर फॉरवर्ड होता है वो पीएसए को, तब वो सैंक्शन किया जाता है उनके नाम से, जिसमें अक्सर साल 6 महीने भी लग जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं, इंडियन रेलवे या कुछ डिपार्टमेंट है, वो बड़े ही फास्ट सेकेंडरी पेंशन यहाँ तक कि महीने के अंदर भी वो नोटिफाई कर दे रहे हैं। इसके साथ ही हर पेंशनर को अपने टीडीएस की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर वो टैक्स के ब्रैकेट में नहीं आते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो 1.5 लाख तक का वो रिबेट टीडीएस में ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन अपने शाखा में जाके जमा करना होता है, और जो बुजुर्ग हैं तो अपने हिसाब से दे सकते हैं। पेंशन की बात चली है तो एक बात और मैं बता दूं, 2013 से पहले तक डुअल फैमिली पेंशन नहीं मिलता था। डुअल फैमिली पेंशन क्या होता है, कई लोग डिफेंस सर्विसेज में थे, वहाँ से वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके, डिस्चार्ज लेके किसी और डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ भी पेंशन मिल रहा था। तो जब तक वो जीवित थे तब तक तो दोनों जगह से पेंशन मिल रहा था, लेकिन जब एक्सपायर हुए तो एक ही जगह से मिलता था, कहीं एक जगह से ही फैमिली पेंशन को मिलना था। लेकिन 2013 के बाद रूल चेंज हुआ, अब उन स्पाउज को दोनों जगह से फैमिली पेंशन मिल सकता है, जो कि एमओडी ने चेंज किया। इसके लिए पीसीडीए का सर्कुलर भी है 504, इसके तहत 24 सितंबर 2012 के बाद डुअल फैमिली पेंशन भी इंटाइटल हो चुके हैं। तो यह तो तमाम बात है जिसमें कि हमने बात किया पेंशनर की अधिकार के बारे में और सुविधा के बारे में। और हर पेंशनर का, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, स्टेट के हों, डिफेंस के हों, ये बुनियादी बात उनको मालूम होना ही चाहिए। और अगर लगता है कि आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिला है तो आप अपने मित्र मंडली में भी इसे शेयर करें, फेसबुक में, व्हाट्सएप में भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह बुनियादी जानकारी पता चल जाए। और आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में विनम्र निवेदन किया कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारा चैनल ग्रो होगा, जिससे हम बड़ी टीम लगाकर आपके लिए और भी बेहतर वैल्यू एडेड वीडियो ला सकते हैं, जो कि और भी ज़्यादा लाभदायक आपके लिए होगा। और आप अगर पसंद किए हैं तो इसे लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन भी पुश जरूर कीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और आप कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पेंशन संबंधी कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा यह भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैंने इस वीडियो को काफ़ी इंगेजिंग तरीके से बनाया ताकि आपको यह महसूस हो कि आपका यह छोटा मित्र आपसे बात कर रहा है, कुछ समझा नहीं रहा। इसे मैंने काफ़ी इंगेजिंग तरीके से बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय हमारे साथ देते हैं। इसीलिए हमारे लिए भी जिम्मेवारी हो जाती है बेहतर से बेहतर, जैसा कि मैंने शुरू में ही वादा किया कि आपके समय के कई गुना वैल्यू का मैं आपको दूंगा, जहां कि आपको बहुत ही मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर के साथ बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।